नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके और हमारे चैनल क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में। सबसे पहले आपके प्यार के लिए शुक्रिया कि आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। भारती ने अपनी मां को फोन मिलाया। 20 सेकंड तक रिंग बजती रही। उसकी मां ने फोन रिसीव नहीं किया। ऐसा पहली बार हुआ जब उसकी मां ममता कास्ते ने फोन नहीं उठाया हो। वह चिंतित हो गई। ममता अपनी दो बेटियों रूपाली और दिव्या के साथ मध्य प्रदेश के देवास जिले के नेमावर में अकेली रहती थी। ममता के पति अपने बेटे संतोष और बड़ी बेटी भारती के साथ पीथमपुर में रहते थे। यह सब काम की तलाश में नेमावर से यहाँ आए थे। तीनों ही अलग अलग जगहों पर काम कर रहे थे। भारती वही एक फैक्ट्री में काम करती थी। अपनी मां और दो बहनों के अलग रहने के कारण भारती दिन में एक दो बार उनका हालचाल पूछ लिया करती थी। हालांकि भारती की मौसी की एक 16 वर्षीय बेटी पूजा और 14 वर्षीय बेटा पवन भी ममता के साथ नेमावर में रहते थे। उस रोज 13 मई 2021 को भी भारती ने हमेशा की तरह मां से हालचाल जानने के लिए फोन किया था। लेकिन मां के फोन नहीं उठाए जाने पर भारती ने परिवार के दूसरे लोगों को भी फोन किया। उनके फोन बंद मिलने पर भारती और भी परेशान हो गई। कारण ना तो मां उसका फोन उठा रही थी और ना ही परिवार के दूसरे लोगों से बात हो पा रही थी। भारती के सामने ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं आई थी। घबराहट में उसका मन विचलित होने लगा था। मन में कई तरह के विचार उठने लगे थे। अनहोनी की आशंकाओं से उसका दिमाग झंझना उठा था। आखिर भारती अपने मन को कब तक समझाती। एक दो नहीं बल्कि 5 दिन गुजर चुके थे। भारती को उसकी मां या परिवार के किसी भी सदस्य से बात नहीं हो पाई थी। वह 13 मई से लगातार अपनी मां से संपर्क करने की कोशिश करती रही। कोई सूचना नहीं मिलने पर वह अपने भाई संतोष के साथ 17 मई को नेमावर जाने के लिए पीथमपुर से रवाना हो गई। वह इसी आशा में थी कि नेमावर में सब कुछ ठीक होगा, लेकिन वहां पहुंचकर देखा तो पाया कि उसके मकान पर ताला लगा हुआ था। यह देखकर दोनों भाई बहन की परेशानियां और भी बढ़ गईं। भारती ने आसपास रहने वालों से पूछताछ किया। किसी ने भी कोई जानकारी नहीं दिया। घर पर ताला लगा देख घबराई भारती तुरंत नेमावर स्थित पुलिस थाने गई। टीआई अविनाश सिंह सेंगर को उसने पूरी कहानी सुना दिया। एक ही परिवार के 5 लोग लापता थे, इसलिए मामले की गंभीरता को देखते हुए सेंगर ने तत्काल भारती की रिपोर्ट पर ममता, रूपाली, दिव्या, पवन और पूजा की गुमशुदगी दर्ज कर लिया। टीआई ने इसकी जानकारी एसपी डॉक्टर शिवदयाल एवं एसपी सूर्यकांत शर्मा को भी दे दिया। मामला आदिवासी समाज का था, इस कारण इसे गंभीरता से लिया जाने लगा। लापता सभी 5 सदस्यों में से सिर्फ रूपाली का मोबाइल ही चालू था, जिसकी लोकेशन लगातार बदल रही थी। रूपाली अपने मोबाइल से भारती को लगातार मैसेज कर खुद की सलामती की जानकारी दे रही थी, लेकिन उसे खोजने की कोशिश नहीं करने की भी हिदायत मिल रही थी। हैरानी की बात यह थी कि वह मैसेज द्वारा बात तो कर रही थी, लेकिन भारती अथवा परिवार के किसी भी सदस्य का फोन नहीं उठा रही थी। लापता सदस्यों में 2 रूपाली की मौसी के बच्चे थे। इसकी जानकारी भारती की मौसी को मिली तो वह भी भागी भागी नेमावर आ गई। उन्होंने रूपाली पर अपने बच्चों के अपहरण का आरोप लगाना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि रूपाली की हरकतें ठीक नहीं थी, उसी ने हमारे बच्चों का अपहरण किया है। मामले को उलझता देख एसपी ने उज्जैन जोन के आईजी योगेश देशमुख से संपर्क किया। देशमुख नेमावर पहुंचकर एसपी देवास को आवश्यक निर्देश दिए। उसके मुताबिक एसपी ने मामले की जिम्मेदारी एसपी सूर्यकांत शर्मा को सौंपकर 5 टीमों को फील्ड में उतार दिया। इसके साथ ही टीआई नेमावर अविनाश सिंह सेंगर के अलावा आधा दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी जांच में जुट गए। मामले को सुलझाने की पहली जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए नेमावर पुलिस लापता सदस्यों के परिवार की कुंडली बनाने में जुट गई। इसके लिए मुखबिरों की मदद ली गई।
पुलिस ने रूपाली के मोबाइल फोन की भी डिटेल्स निकाली, जिससे रूपाली के फोन पर कई युवकों से बात होने की जानकारी मिली। उनमें एक नेमावर का रहने वाला युवक सुरेंद्र सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह भी था, जबकि बाकी के युवक हरदा और उसके आसपास के इलाके के थे। सुरेंद्र रूपाली के भाई संतोष का पुराना दोस्त था, जो पड़ोस में ही रहता था। वह संतोष के साथ रूपाली और परिवार के बाकी लोगों की खोज खबर लेने के लिए हमेशा उसके साथ थाने भी आता था। पूछताछ में उसने बताया कि संतोष उसका दोस्त है। संतोष के पीथमपुर जाने के बाद उसके परिवार का हालचाल जानने के लिए आता जाता था। उसकी रूपाली के अलावा परिवार के अन्य लोगों से भी बातचीत होती रहती थी। रूपाली की कॉल डिटेल्स में कई लोगों के साथ बातचीत की भी जानकारी मिली। उनमें सुरेंद्र के अलावा दूसरे लोग हरदा इलाके के रहने वाले थे। उनके साथ रूपाली की जान पहचान संदिग्ध लगने के संदर्भ में पुलिस इंस्पेक्टर शिवमुराद यादव को एक चौंकाने वाली जानकारी मालूम हुई। वह यह कि रूपाली ने घर वालों की बिना जानकारी के हरदा में एक किराए का कमरा ले रखा था। वह अक्सर उसी कमरे में ठहरती थी। वहीं सुरेंद्र भी नेमावर से हरदा जाकर उससे मिलता था। सुरेंद्र के अलावा दूसरे युवक भी रूपाली के पास आते जाते देखे गए थे। पुलिस को रूपाली के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह भी पता चली कि उसने पड़ोसियों से सुरेंद्र का परिचय अपने पति के रूप में करवाया था। इन जानकारियों के आधार पर रूपाली परिवार के लापता सदस्यों के सिलसिले में इकलौता सूत्र बन गई थी। एक तरफ जहां रूपाली की संदिग्ध गतिविधियां सामने आ चुकी थी, वहीं उसके मोबाइल से बदले हुए लोकेशनों के साथ मैसेज भेजे जा रहे थे। सिर्फ मैसेज आने की स्थिति में पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि रूपाली का मोबाइल कोई और इस्तेमाल कर रहा है। इस मामले में रूपाली की भूमिका महत्वपूर्ण होने के बावजूद पुलिस उस तक नहीं पहुंच पा रही थी। समय बीतता जा रहा था। पुलिस को केस के बारे में कोई ठोस जानकारी हाथ नहीं लग पा रही थी। सुरेंद्र से भी कई बार पूछताछ की जा चुकी थी, लेकिन उससे भी कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई थी। हाँ, उसने इतना जरूर बताया था कि वह रूपाली से प्यार करता था। पुलिस ने जब जांच का दायरा बढ़ाया तब मालूम हुआ कि 13 मई 2021 को ममता, रूपाली और दिव्या के अलावा पूजा और पवन भी शाम तक नेमावर में ही देखे गए थे। उसी दिन रूपाली और सुरेंद्र को भी गहराती शाम नर्मदा में तैरती नाव में एक दूसरे के साथ देखा गया था। पुलिस को सुरेंद्र भी संदिग्ध लगा। दूसरे सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सुरेंद्र हरदा में किराए के कमरे पर रूपाली के पास जाता था। यह बात उसने पूछताछ में नहीं बताई थी। वहां के पड़ोसियों के अनुसार वह रूपाली का कथित पति भी था। सुरेंद्र और रूपाली के बीच के संबंधों का पता लगने पर पुलिस ने जांच का रुख बदल दिया। जल्द ही मालूम हो गया कि उनके बीच काफी गहरा संबंध था। ऐसे में निश्चित तौर पर रूपाली ने नेमावर से अचानक कहीं जाने से पहले इसकी जानकारी सुरेंद्र को दी होगी। पुलिस ने इसका अंदाजा लगाते हुए संदेह के आधार पर दो बातों पर गौर किया। पहला, रूपाली के गायब हो जाने पर सुरेंद्र ने कभी उसके मोबाइल पर फोन क्यों नहीं किया। दूसरा, रूपाली के नंबर से उसके मोबाइल पर कोई कॉल या मैसेज क्यों नहीं आया। पुलिस की नजर में इसका मतलब साफ था कि मामले में कोई सुरेंद्र को दूर रखने की कोशिश कर रहा था, या फिर सुरेंद्र एक साजिश के तहत पुलिस के सामने आकर अपना और रूपाली का बचाव कर रहा था। इस शक को ध्यान में रखकर नेमावर पुलिस सुरेंद्र को मामले का सबसे बड़ा संदिग्ध मानते हुए उस पर नजर रखने लगी। उसके बारे में जानकारियां जुटाई जाने लगी। मिली जानकारी के अनुसार सुरेंद्र सिंह नेमावर में एक अच्छे धमकदार परिवार का था। उसके दादा हुकम सिंह के अलावा उसके पिता लक्ष्मण सिंह भी नामदार रहे हैं। कुछ साल पहले इस परिवार की जमीन हाईवे निर्माण के लिए शासन ने अधिग्रहित कर ली थी। बदले में परिवार को मुआवजे की मोटी रकम मिली थी। पैसा आने पर सुरेंद्र और उसके छोटे भाई वीरेंद्र का समाज में रौब रुतबा बढ़ गया था। दोनों भाई शराब की लत के लिए भी चर्चित हो गए थे। पुलिस सुरेंद्र के बारे में हर स्तर की जानकारियां जुटाने में लगी हुई थी, जबकि लापता रूपाली, ममता, दिव्या, पवन और पूजा का 1.5 महीने से अधिक समय गुजर जाने के बावजूद कुछ नहीं पता चल पाया था। एक दिन सुरेंद्र के बारे में एक नई जानकारी मिली।
वह जानकारी सोशल मीडिया की तरफ से मिली थी। इंस्टाग्राम पर सुरेंद्र की मंगेतर को लेकर एक पोस्ट किया गया था। उसके जरिए रूपाली द्वारा आपत्ति जताई गई थी। यह पोस्ट सुरेंद्र की शादी नसरुल्लागंज निवासी एक युवती के साथ तय होने के जवाब के तौर पर की गई थी। इससे स्पष्ट था कि सुरेंद्र के रूपाली से संबंध टूट गए थे। इस जानकारी के आधार पर इंस्पेक्टर शिवमुराद यादव ने रूपाली के लापता होने के मामले को सुरेंद्र की सगाई से जोड़कर देखा। उन्होंने अपने सहकर्मियों को पता लगाने के लिए कहा कि जिस रोज रूपाली और उसके परिवार के दूसरे 4 सदस्य लापता हुए, उस रोज सुरेंद्र कहाँ था। संयोग से उसी दौरान एक ऐसी घटना घटी जिससे मामले में पूरी तरह से सुरेंद्र का हाथ होने का शक और मजबूत हो गया। पुलिस ने पाया कि भारती और संतोष के मोबाइल पर बार बार रूपाली के मोबाइल से आने वाले मैसेज जांच की दिशा भटकाने के लिए किए जा रहे थे। 40 दिन बाद आए मैसेज को टारगेट कर इंस्पेक्टर यादव ने मोबाइल की लोकेशन मालूम की, जो चोरल डैम के इलाके की थी। चोरल डैम नेमावर से बहुत नजदीक नहीं तो बहुत दूर भी नहीं है। लोग वहां घूमने जाते हैं। पुलिस ने अब पूरा मामला एक बड़ी साजिश में उलझा हुआ महसूस किया। उस दिशा में नेमावर पुलिस ने अपनी जांच और भी तेज कर दिया। कुछ दिनों बाद ही पुलिस को एक ढाबे पर कुछ लोगों के द्वारा रूपाली के परिवार के गायब होने की बात करने की जानकारी मिली। उनमें 2 लोग सुरेंद्र के खेत पर काम करते थे। पुलिस संदेह के आधार पर उन्हें थाने लाई। उनसे पूछताछ के क्रम में सुरेंद्र के 2 करीबी दोस्तों विवेक तिवारी और राकेश के बारे में भी जानकारी मिली। उन्हें भी थाने बुलवा लिया गया। आखिर में पुलिस सुरेंद्र और उसके भाई वीरेंद्र को भी पूछताछ के लिए थाने ले आई। इंस्पेक्टर यादव ने दोनों भाइयों से अलग अलग पूछताछ किया और उनके दोस्तों के बयान के साथ तार जोड़ा। तब यह समझते देर नहीं लगी कि लापता परिवार के पीछे इन्हीं लोगों का हाथ है। उन पर जब सख्ती बरती गई और सच छिपाने एवं झूठे बयान देने की भी सजा का डर दिखाया गया, तब वे टूट गए। उनसे मिली अहम जानकारियों के आधार पर पुलिस के आला अधिकारी जेसीबी मशीन लेकर सुरेंद्र के खेत पर जा पहुंचे। तब तक गांव वालों की काफी भीड़ वहां जमा हो गई थी। कुछ ही देर में खेत की खुदाई शुरू की गई। जैसे जैसे बड़े गड्ढे से मिट्टी निकलती गई, वैसे वैसे अपराधियों का कृत्य सामने आता चला गया। कुछ देर में ही जो मंजर सामने आया, सबकी रूह कांप उठी। खेत में से एक के बाद एक कर सड़े गले 5 लाशों के कंकाल निकाले गए। उनकी पहचान ममता, रूपाली, दिव्या, पूजा और पवन के रूप में हुई। पुलिस को हैरत हुई कि जिसके मोबाइल से लगातार मैसेज आ रहे थे, उसकी मौत हो चुकी थी। इस खौफनाक हत्याकांड को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में सनसनी फैल गई। सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनीतिक दलों ने इसे दलित अत्याचार का रंग देने की कोशिश किया। हालांकि मामला कैसे अलग तरह का था, इसका खुलासा आरोपियों ने गहन पूछताछ के बाद किया। इस दिल दहला देने वाले सनसनीखेज हत्याकांड की कहानी इस प्रकार सामने आई। रूपाली के पिता मूल रूप से खंडवा स्थित खलावा के रहने वाले थे, लेकिन पूरा परिवार काम की तलाश में देवास जिले के नेमावर के वार्ड नंबर 10 में आकर बस गया था। रूपाली के घर के बिल्कुल नजदीक सुरेंद्र सिंह का मकान था। रूपाली के भाई संतोष से उसकी दोस्ती थी। दोनों एक ही उम्र के थे। दोस्ती होने के कारण सुरेंद्र का रूपाली के घर आना जाना लगा रहता था। रूपाली किशोरावस्था की उम्र लांघ चुकी थी। वह काफी आकर्षक और सुंदर दिखने लगी थी। उसकी सुंदरता को देखकर सुरेंद्र दंग था। मन ही मन वह उसे अपना दिल दे बैठा था। किसी न किसी बहाने से वह संतोष के घर जाने लगा था। कुछ समय बाद रूपाली की बड़ी बहन भारती, पिता और संतोष खराब आर्थिक स्थिति के चलते रोजगार के सिलसिले में पीथमपुर जाकर रहने लगे, जबकि रूपाली अपनी मां और बहन के साथ वहीं नेमावर में ही रहती थी। संतोष के जाने के बाद सुरेंद्र ही एक तरह से उनकी देखभाल करने वाला बन गया था। वह छोटी मोटी मदद भी कर दिया करता था। रूपाली भी सुरेंद्र के हाव भाव को समझ गई थी। ऊपर से वह पैसे वाला संपन्न परिवार से था। रूपाली ने महसूस किया कि उसकी मनमांगी मुराद पूरी होने वाली है। वह सुरेंद्र में पलकों पर बिठा कर रखने वाले सपनों के राजकुमार की छवि देखने लगी।
लगभग 4 साल पहले शुरू हुई दोनों की प्रेम कहानी दिन प्रतिदिन मधुरता से भरती चली गई। इसी बीच सुरेंद्र ने रूपाली से शादी करने का वादा किया। रूपाली ने भी हाँ करते हुए अपना सब कुछ उसे न्यौछावर कर दिया। दोनों शादी से पहले ही शारीरिक संबंध कायम करते रहे। रूपाली प्यार के मामले में सुरेंद्र से भी ज्यादा हिम्मती थी। नेमावर छोटी जगह थी, जिस कारण उसे सुरेंद्र से मिलते रहने में बाधा आती थी। इसे देखते हुए रूपाली ने एक योजना के तहत हरदा में एक कमरा किराए पर ले लिया। वहीं वह सुरेंद्र के साथ लिव इन रिलेशन में रहने लगी। उन्हीं दिनों इलाके के हाईवे निर्माण से सुरेंद्र के परिवार को अच्छा मुआवजा मिला। अचानक आए पैसे से सुरेंद्र को शराब की लत लग गई। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हुए रूपाली चमकदमक और यौन सुख की भूखी बन चुकी थी। उसने सुरेंद्र के अलावा कई युवकों से दोस्ती कर लिया। उनमें ज्यादातर युवक हरदा व उसके आसपास के रहने वाले थे। सुरेंद्र को रूपाली के दूसरे दोस्तों से मिलने वाली बात मालूम थी, फिर भी वह इसलिए चुप रहता था क्योंकि उसके लिए भी रूपाली महज मनोरंजन का साधन भर थी। वह उसके प्यार से कहीं अधिक वासना के नशे में खोया रहता था, जबकि रूपाली सुरेंद्र के द्वारा किए गए वादे को सच मान बैठी थी। लेकिन इस कहानी में नया मोड़ तब आया जब कुछ समय पहले सुरेंद्र के परिवार वाले उसकी शादी के लिए तैयारी करने लगे थे। इस बात की जानकारी रूपाली को लगी। इस बात से वह नाराज हो गई और उसने इंस्टाग्राम पेज पर अपनी अंतरंग तस्वीरें पोस्ट कर सुरेंद्र को बदनाम कर दिया। वह उस पर दबाव बनाने लगी कि वह अपनी सगाई तोड़कर उसके साथ ही शादी करे। रूपाली की छोटी बहन दिव्या को भी दोनों के संबंधों की जानकारी थी, इसलिए वह भी रूपाली का ही साथ देती थी। सुरेंद्र की सगाई तोड़ने के लिए रूपाली ने करीब 20 दिन पहले ही इंस्टाग्राम पर उसकी होने वाली पत्नी को काफी गंदी टिप्पणियां कर दी थीं। जब सुरेंद्र ने उसे ऐसा करने से मना किया तो उसका कहना था कि यह तो शुरुआत है, अगर उसके साथ शादी नहीं की तो पूरे परिवार का जीना हराम कर देगी। उसके द्वारा दी गई धमकियों से सुरेंद्र को लग गया कि वह अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, इसलिए उसने उसे खत्म कर देने का फैसला कर लिया। उसने अपनी योजना में दोस्त विवेक तिवारी के अलावा छोटे भाई वीरेंद्र, राजकुमार, मनोज, करण व राकेश को शामिल कर लिया। सुरेंद्र ने अपने खेत में ट्रांसफार्मर लगाने के नाम पर गहरा गड्ढा करवा लिया। इसके बाद योजना के अनुसार उसने 13 मई 2021 को रूपाली को शाम के समय फोन करके खेत पर बुलाया। वह खुशी खुशी अपनी गाड़ी लेकर खेत पर आ गई। उस समय तक सुरेंद्र और उसके साथी शराब के नशे में चूर हो गए थे। रूपाली ने आते ही शादी की बात शुरू कर दी तो सुरेंद्र ने उसे उसी समय अपने साथ सुहागरात मनाने की जिद किया। रूपाली ने सबके सामने ऐसा करने से मना किया तो सुरेंद्र ने जबरदस्ती सबके सामने उसके साथ संबंध बनाए और जब वह उठकर अपने कपड़े पहनने लगी तभी सुरेंद्र ने उसका गला दबा दिया। इसके बाद उन सभी ने लोहे की रॉड से पीट पीट कर उसकी हत्या कर दिया, फिर शव गड्ढे में डाल दिया। रूपाली और सुरेंद्र के संबंधों के बारे में उसकी मां ममता व बहन दिव्या सब कुछ जानती थीं, इसलिए रूपाली के घर वापस नहीं पहुंचने पर सुरेंद्र को पकड़े जाने का पूरा डर था। इसलिए उनमें से एक व्यक्ति रूपाली के घर जाकर उसकी मां और बहन को शादी की बात करने के नाम पर खेत पर ले आया, जहां उन्होंने उन दोनों की भी हत्या कर दिया। सुरेंद्र को यह पता चला कि रूपाली के घर उसकी मौसी के बच्चे भी आए हुए हैं। दोनों पुलिस को पूरी कहानी बता सकते थे, इसलिए मौसी के दोनों बच्चों को खेत पर इस बहाने से बुला लिया कि खेत पर उन्हें उनकी मौसी बुला रही हैं। बच्चे खेत पर गए तो उनकी भी हत्या कर लाश को गड्ढे में दफन कर दिया। गड्ढे को नमक, यूरिया व मिट्टी डालकर भर दिया। धीरे धीरे घटना को 1.5 माह से अधिक समय बीत जाने पर भी जब पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा था, तब सुरेंद्र और उसके साथियों को भरोसा हो गया कि अब पुलिस उन तक नहीं पहुंच पाएगी। एसपी शिवदयाल के निर्देशन और एएसपी सूर्यकांत शर्मा के नेतृत्व में नेमावर थाने की टीम में शामिल टीआई शिवमुराद यादव, एसआई शिवपाल सिंह, मनीष मीणा के साथ आरक्षक भरत शर्मा व अर्पित जायसवाल की टीम ने दिन रात मेहनत कर आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया।
पुलिस ने युवती के प्रेमी सुरेंद्र सिंह चौहान व उसके भाई वीरेंद्र सिंह चौहान सहित विवेक तिवारी, राजकुमार, करण, मनोज को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।